काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट उड़ान भरती है। मंजिल थी दिल्ली की, लेकिन ये फ़्लाइट दिल्ली कभी नहीं पहुंची। ये भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जिसने न सिर्फ 176 मुसाफिरों की जान संकट में डाली, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। 8 दिन, 3 देशों की सीमाएं और एक ऐसा समझौता जिसने भारत को एक गहरा जख्म दिया। क्या अमृतसर में उस जहाज को रोका जा सकता था? उस लाल बैग का क्या रहस्य था जिसे लेकर कई सवाल आज भी जिंदा है? दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे ऑपरेशन IC-814। 31 दिसंबर 1999 को जब दुनिया नई सदी का जश्न मना रही थी, भारत एक कड़वा घूंट पी रहा था। उस दिन हमने 150 से ज़्यादा नागरिकों की जान बचाने के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा कर दिया। लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन आज इस रिहाई पर नहीं है। हमारा सवाल ये है, क्या इस डील को टाला जा सकता था? अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर जब जहाज़ 48 मिनट तक खड़ा था तो उसे उड़ान भरने से क्यों नहीं रोका गया? क्या ये सिर्फ एक हाईजैक था या सिस्टम का टोटल फेलियर? और क्या उस दिन भारत ने अनजाने में 9/11 और 26/11 की नींव उसी दिन रख दी थी? इस घटना को समझने के लिए हमें 1999 के जियोपॉलिटिकल हालात को समझना होगा। कारगिल युद्ध अभी खत्म हुआ था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते परमाणु तनाव के साये में थे। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ तख्ता पलट करके सत्ता में आ चुके थे, जिससे समीकरण और भी खराब हो गए थे। कश्मीर में 1993 से 1998 के बीच उग्रवाद कुछ हद तक काबू में आ रहा था। सुरक्षा बलों का दबदबा बढ़ रहा था। इसी हताशा में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन को अपनी योग्यता बचाने के लिए एक सेंसेशनल स्ट्राइक की ज़रूरत थी। उनका मकसद साफ था, अपने आका और नेता मौलाना मसूद अजहर को भारतीय जेल से छुड़ाना, जिसे 1994 में गिरफ्तार किया गया था। इस साजिश के किरदार कौन थे? जहाज़ के अंदर 5 हाईजैकर्स थे। उनके कोड नेम्स थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। लेकिन जांच एजेंसियों ने बाद में इनके असली चेहरों को बेनकाब किया। चीफ असल में इब्राहिम अतहर था, मसूद अजहर का सगा भाई। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक थे। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ हवा में नहीं हो रहा था। इसका ग्राउंड सपोर्ट मुंबई में तैयार किया गया था। अब्दुल लतीफ़ मोमिन नाम का एक शख्स, जिसे ISI ने खाड़ी देश में रिक्रूट किया था, उसने इन हाईजैकर्स के लिए जाली पासपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम किया था। ये हाईजैकर्स काठमांडू पहुँचे, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों का फ़ायदा उठाया और हथियारों के साथ फ़्लाइट IC-814 में सवार हो गए। शाम 4:53 पर लखनऊ के ऊपर कॉकपिट में एक नकाबपोश घुसता है। उसके हाथ में ग्रेनेड है। जहाज़ का कंट्रोल हाईजैकर्स के पास चला जाता है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब फ्यूल की कमी के कारण जहाज़ को अमृतसर में लैंड करना पड़ता है। ये वो पल था जिसे एक्सपर्ट्स गोल्डन आवर कहते हैं। जहाज़ भारतीय ज़मीन पर था, उसके पास ईंधन नहीं था, वो उड़ नहीं सकता था। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG पूरी तरह से कंफ्यूज था। अमृतसर में पंजाब पुलिस के IG JP बिरदी और अन्य अधिकारी मौजूद थे, लेकिन कोई स्पष्ट कमांड नहीं थी। पायलट ने फ्यूल मांगा। हाईजैकर्स को रोकने के लिए एक फ्यूल टैंकर भेजा गया, लेकिन वो अप्रोच करते करते रुक गया। इस हिचकिचाहट ने हाईजैकर्स को पैनिक कर दिया। उन्हें लगा कि कमांडो ऑपरेशन होने वाला है। उन्होंने दबाव बनाने के लिए एक यात्री 25 वर्षीय रूपिन कत्याल की बेरहमी से हत्या कर दी। पूर्व DGP के PS गिल ने बाद में लिखा कि ये एक अनफॉरगिवेबल ब्लंडर थी। दिल्ली और अमृतसर के बीच कम्युनिकेशन गैप था। NSG टीम मानेसर में ही फंसी थी और जब तक वे अमृतसर पहुंचते 7:49 बज चुके थे। बगैर रीफ्यूलिंग के जहाज़ ने लाहौर के लिए उड़ान भर दी। भारत ने अपना सबसे बड़ा मौका गंवा दिया था। क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक थी? एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि रॉ के एक अधिकारी शशि भूषण सिंह तोमर उसी फ्लाइट में मौजूद थे। RK यादव, जो पूर्व रॉ अधिकारी हैं, अपनी किताब में दावा करते हैं कि काठमांडू में एक जूनियर ऑपरेटिव ने इस हाईजैक की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके सीनियर ने, जो विडंबना देखिए, उसी फ्लाइट में सवार थे, इस इनपुट को खारिज कर दिया था। हालांकि पूर्व रॉ प्रमुख AS दुलत इन दावों को बकवास बताते हैं। उनका तर्क है कि अगर रॉ को पता होता तो उनका अपना स्टेशन चीफ उस फ्लाइट में क्यों सवार होता। सच जो भी हो,
इंटेलिजेंस और एक्शन के बीच की खाई बहुत गहरी थी। लाहौर और दुबई में रुकने के बाद जहाज 25 दिसंबर की सुबह कंधार पहुंचा। अब खेल भारत के हाथ से निकल चुका था। ये तालिबान का घर था। तस्वीरों में हम देखते हैं कि तालिबानी लड़ाके जहाज को घेरे हुए हैं। दुनिया को बताया गया कि वे सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन भारतीय नेगोशिएटर्स को एहसास हो गया था कि वे असल में हाईजैकर्स के लिए ह्यूमन शील्ड बने हुए थे, ताकि भारतीय कमांडो कोई एक्शन न ले सकें। नेगोशिएशन टेबल पर भारत की तरफ से अजीत डोभाल और विवेक काटजू जैसे अधिकारी थे। सामने थे हाईजैकर्स और बीच में था तालिबान। हाईजैकर्स की मांगें बेतुकी थीं। 36 आतंकवादी, $200 मिलियन और सज्जाद अफगानी की लाश। लेकिन तालिबान ने मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए पैसे और लाश की मांग हटवा दी। ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। दुनिया की नज़र में खुद को एक जिम्मेदार सरकार साबित करना, जबकि असल में वे हाईजैकर्स के वैचारिक साथी थे। इस पूरे प्रकरण में एक लाल बैग का रहस्य आज भी अनसुलझा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री जसवंत सिंह, जो आतंकवादियों को लेकर कंधार गए थे, वे अपने साथ भारी नकदी ले गए थे। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईजैकर्स जल्दबाजी में अपना एक बैग जहाज में ही भूल गए थे। जसवंत सिंह अपनी किताब में दावा करते हैं कि उसमें विस्फोटक और असली पासपोर्ट हो सकते थे, जबकि रिलीफ प्लेन के कैप्टन का कहना था कि उसमें ग्रेनेड थे। वहीं एक काला ब्रीफकेस भी था जिसमें $1 लाख कैश था, जिसे लैंडिंग चार्ज और ईंधन के लिए तालिबान को दिया जाना था, क्योंकि वे चेक या क्रेडिट कार्ड नहीं लेते थे। 31 दिसंबर 1999 भारत सरकार ने घुटने टेक दिए। मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को कंधार ले जाया गया और रिहा कर दिया गया। इसका खामियाजा भारत ने खून से चुकाया। रिहा होते ही मसूद अजहर ने जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की। यही वो संगठन है जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया। यही वो संगठन है जिसने 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवानों की जान ली। उमर सईद शेख ने बाद में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। उस दिन की डिप्लोमेटिक जीत को आज एक रणनीतिक हार, स्ट्रैटेजिक डिफीट माना जाता है। इसने दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है जिसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। अमृतसर में 48 मिनट की हिचकिचाहट ने भारत को दशकों का दर्द दिया। IC-814 की हाईजैकिंग सिर्फ एक जहाज का अपहरण नहीं था, ये हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम का अपहरण था। इंटेलिजेंस इनपुट्स थे लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था। कमांडो थे लेकिन डिसीजन नहीं था। हिम्मत थी लेकिन स्पष्ट नीति नहीं थी। इस घटना के बाद भारत ने अपनी एंटी हाईजैक पॉलिसी बदली। अब किसी भी संदिग्ध विमान को मार गिराने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन 1999 में रिहा किए गए उन 3 चेहरों की हंसी आज भी हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में दूसरा मौका, सेकंड चांस नहीं मिलता।